बड़ी खबर आ रही है जहां स्प्लिंटर्स ग्रुप का तांडव देखने को मिला है। पीएलएफआई उपद्रवियों ने तांडव मचाया है। आपको बता दें कि कर्रा क्षेत्र में देर रात वारदात को अंजाम दिया गया तो पीएलएफआई उग्रवादियों ने ये उत्पात मचाया है। निर्माण कार्य में लगी मशीन को भी आग के हवाले किया गया। हथियारबंद उग्रवादी मौके पर पहुंचे हुए थे। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मौके से पीएलएफआई के नाम पर पर्चा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। उग्रवादियों की तलाश में छापेमारी तेज है। तो खूंटी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पीएलएफआई उग्रवादियों ने उत्पात मचाया है। कर्रा क्षेत्र में देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। निर्माण कार्य में जो लगी मशीनें हैं उसे आग के हवाले कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, पीएलएफआई उग्रवादियों ने यह उत्पात मचाया है। फिलहाल क्या सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, पीएलएफआई जो स्प्लिंटर्स ग्रुप है उसके द्वारा ये पूरी घटना को वारदात को अंजाम दिया गया है। खासतौर से अगर बात की जाए तो कर्रा इलाके में इस पूरी घटना के बाद लोग सकते में हैं। खासतौर से पुलिस मौके पर पहुंची है। अमृत खोरों के नाम से जो पर्चा है वो भी फेंका गया है और काम बंद करने को, जो भी विकास कार्य वहां पर हो रहे थे उसे रोकने को लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है। वहीं पर खासतौर से ये भी कहा गया है कि जब तक सेटलमेंट ना हो ग्रुप से तब तक कार्य नहीं करना होगा। इस तरह की धमकी जो है वो दी गई है। इस दरमियान कई गाड़ियों में जो आग है वो भी लगाई गई, जिस वजह से गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि वहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम भी दिया गया है। कई कारतूस भी मौके से बरामद हुए हैं और पूरे मामले को लेकर पुलिस फिलहाल जो है वो जांच कर रही है। खूंटी क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है कि निर्माण कार्य में लगी मशीन में आग लगा दिया गया, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, ऐसे में कितनी की संख्या में अपराधी पहुंचे हुए थे, उग्रवादी वहां पे पहुंचे थे? कोई जानकारी पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, अब तक जो जानकारी वहां के चश्मदीदों के माध्यम से सामने आई है, करीब आधा दर्जन के आसपास जो पीएलएफआई के उग्रवादी थे वो मौके पर पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा ही इस पूरी घटना को कारित किया गया है। अमृत खोरो, बता दें कि जो स्प्लिंटर्स ग्रुप है पीएलएफआई का, वो फिलहाल पूरे एरिया में कहीं ना कहीं अपने अंतिम पायदान पर था। हालांकि फिर से एक बार संगठन को मजबूत करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है और ये उस क्षेत्र में दहशत फैलाने को लेकर ये कार्रवाई जो है वो पीएलएफआई के माध्यम से की गई है। अब पूरी मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए अपडेट और आपसे लेके बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखना होगा कि सुरक्षा बलों की तरफ से कब तक गिरफ्तारी की जाती है, कब तक शिकंजा कसा जाता है। देखिए चाईबासा से आपको एक बड़ी खबर बता रहा है जहां कल नक्सली सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में मारे गए नक्सली का शव भी लाया गया है। कुल्हान जंगल से बरामद किया गया शव कल देर रात शहर पहुंचाया गया। शव सदर अस्पताल में आज होगा पोस्टमार्टम और डॉक्टर की मौजूदगी में 3 डॉक्टरों की टीम अब जांच करने वाली है। तो मारे गए नक्सली की पहचान इजराइल पूर्ति उर्फ अमृत के रूप में की गई है। बुधवार को मुठभेड़ में वो ढेर हुआ था। कुल्हान जंगल में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों की घेराबंदी के लिए अभियान तेज है क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरी चाक चौबंद इंतजाम है और नक्सलियों को सिरे से खत्म करना है। इसको लेकर के लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, नक्सली सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई और एक नक्सली मारा भी गया था जिसपे 1 लाख का इनाम भी घोषित था, उसके शव को लाया गया। फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, जो बुधवार को जो मुठभेड़ शुरू हुई थी और बुधवार को ही इजराइल और अमृत जो 1 लाख का इनामी नक्सली है वो मारा गया था। लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। बुधवार को दिन भर मुठभेड़ जारी थी और उसके बाद बुधवार शाम से मौसम भी खराब हुआ था, जिसके कारण नक्सली के शव बरामदगी में लेट हुई और कल देर रात उसका शव शाम को बरामद कर देर रात तक चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अभी भी उस क्षेत्र में उस नक्सली दस्ते के घेराबंदी के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा रुपेश, कौन-कौन सी टीम मौजूद है? लगे हुए हैं। कौन-कौन सी टीम मौजूद है वहां पर? देखिए, उस क्षेत्र की अगर बात करें तो कोबरा बटालियन के साथ सीआरपीएफ, जगुआर और जिला पुलिस चाईबासा की टीम संयुक्त रूप से ऑपरेशन पहले से चला रही थी और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और नक्सलियों की घेराबंदी का प्रयास सुरक्षा बल कर रहे हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए धनबाद से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जहां केंदुआ में फिर से भू धसान हुआ है। धनबाद बोकारो मार्ग पर बना
गोल्फ मुख्य मार्ग पर आवागमन को लेकर के खतरा बढ़ा है। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बीसीसीएल और जिला प्रशासन पर सवाल भी उठाए गए हैं। तो स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की गई है। वैकल्पिक मार्ग बाधित करने की चेतावनी भी दी गई। तो धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बताएं, जहां केंदुआ में फिर से भूधसान किया हुआ है और धनबाद बोकारो मार्ग पर बना गोल्फ मुख्य मार्ग पर आवागमन को लेकर के खतरा बढ़ा है। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बीसीसीएल और जिला प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग स्थानीय लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की ये भी मांग है कि वैकल्पिक मार्ग दिया जाए ताकि कोई भी उनकी यात्रा में बाधा ना हो, और अगर वैकल्पिक मार्ग नहीं दी जाती है तो चेतावनी उसकी भी स्थानीय लोगों की तरफ से दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, केंदुआ में फिर से भूधसान हुआ जिसको लेकर के ग्रामीण जो वहां के स्थायी है उनमें गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? फिलहाल तो सड़क पर फिर से भूधसान और गोप बनी और इसी को लेकर अब सड़क पर जो है संकट गड़ा गया है। साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों में भी दहशत का माहौल है। 2 तारीख को जिला प्रशासन के साथ में विधायक और स्थानीय लोगों की बैठक आउट की गई थी, लेकिन किसी कारण से अब जिसे स्थगित कर दिया। और यही कारण है कि लोगों का कहना है कि बीसीसीएल और जिला प्रशासन का जो रवैया है इस सड़क को मरम्मत करने या सुदृढ़ करने को लेकर कुछ पहल नहीं की जा रही। बार बार यहाँ पर गुप बनने की घटनाएं हो रही है और उनका साफ कहना है कि इस तरह की घटनाओं से जिला प्रशासन और बीसीसीएल की मंशा है कि यहाँ के लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी भी तरह का षड्यंत्र हो या किसी तरह का भी डर दिखाया जाए, वो लोग केंदुआ को नहीं छोड़ेंगे। जो मुख्य मार्ग है उसको सुदृढ़ करने का काम बीसीसीएल और जिला प्रशासन करे। फिलहाल तो स्थिति मुख्य सड़क पर संकट गहरा गई है। दोनों तरफ से ब्रैकेटिंग करके बंद कर दिया गया, लेकिन जो वैकल्पिक रास्ता धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाली है उसे अब बंद करने की चेतावनी स्थानीय दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब हम लोग इस संकट में हैं तो फिर वैकल्पिक रास्ता से जो आवाजाही है उसको हम बाधित करेंगे, तभी हो सकता है कि बीसीसीएल और जिला प्रशासन की नींद खुलेगी और इस सड़क को मरम्मत करने का काम करेगी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पोता जंगल में 3 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर जांच की समीक्षा की है और टीम ने अधिकारियों को जल्द खुलासा करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि 27 मार्च को नदी से आदिल हुसैन, सानिया परवीन और खुशी के शव बरामद हुए थे। आयोग ने शुरुआती पुलिस कार्रवाई पर असंतोष भी जताया है। एसपी खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं, जबकि मुख्य आरोपी सोहेल से पूछताछ अभी भी जारी है। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां हजारीबाग से ये बड़ी खबर, मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पोता जंगल में 3 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। उसमें बात छन के आई है कि इनिशियल स्टेज में, बाद में तो जरूर गंभीरता हुई है और ये पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद में, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब परिजन हैरान परेशान थे उनके गायब होने के बाद में, उस समय जो है एप्रोप्रिएट तरीके से इसको हैंडल नहीं किया गया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि इसको चैलेंज के तौर पर जो है हजारीबाग पुलिस को लेना चाहिए। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला एक बहुत बड़े मामले का उद्भेदन करने में इनको सफलता मिली। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हजारीबाग पुलिस इसमें सफलता प्राप्त करेगी और जो वास्तविक दोषी हैं वैसे लोगों के ऊपर में कठोरतम कार्रवाई होगी। के बाद जो है वहाँ स्थल पर गए, जो जंगल में जहाँ उनकी डेड बॉडी मिली थी, और वहाँ जाकर हम लोग स्थल निरीक्षण देखा। देखने के बाद जो है हम लोग पोता गांव भी गए और उनके तीनों के परिजन जो है, तीनों से हम लोगों ने बात की। तो जो बातचीत से जो हम लोग को पता चला, यहाँ कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक चूक भी है और इसको जो है इस केस को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। इसीलिए हम लोगों ने अभी प्रशासन के साथ मीटिंग भी की है हम लोगों ने। देखिए, हजारीबाग से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ा बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ है। आपको बता दें कि क्यूबिक्स फर्मा जल करके पूरी तरीके से खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और आग लगने से करीब 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। दमकल की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। दुकानें बची। देखिए, तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कितनी भयावह ये आग है। धू धू कर आग जल रही है। बड़ा बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ है, जहां फार्मा दुकान में आग लगी है और जल करके वो दुकान खाक हो गई। हालांकि आग इतनी ज्यादा थी, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को
सूचना दी गई और जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची उन्होंने आग पर काबू पाया। खबर रामगढ़ से आपको बताते हैं, जहां गोला वन क्षेत्र के सुतरी में देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। आपको बता दें कि झुंड ने एक घर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और उस पर रखा अनाज भी वो खा गए। घर में मौजूद लोग किसी तरीके से भाग करके अपनी जान बचाने में सफल रहे। पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड इलाके में लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि सब्जी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग से वॉच टावर, लाइट और स्थानीय फॉरेस्ट कैंप की व्यवस्था करने की मांग की है। मुआवजा देने और हाथियों से निजात दिलाने की मांग भी वहां पे स्थानीय लोग कर रहे हैं। सुदूर पंचायत अंतर्गत ग्राम भदौरिया में गुजरात द्वारा एक घर को क्षति किया गया। ये काफ़ी हमारे गांव के लोगों द्वारा जो सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ पर अगर आदमी लोग अगर रहते रात्रि में तो किसी प्रकार की जान माल का नुकसान हो सकता था। मैं डीएफओ साहब से यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आप लोग के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें हमको कोई सफलता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि 2-3 वर्षों से हाथियों द्वारा हमारे यहाँ कंटिन्यू कुछ न कुछ फसल को रौंदा जा रहा है, घर में घुस रहा है। चलिए बात अब मौसम की मिजाज क्या कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर आंधी, बारिश और ठंडा की चेतावनी दी गई है। वहीं 50 से 60 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है। और पिछले 3 दिनों की बारिश से रांची का तापमान भी करीब 4 डिग्री तक गिर गया है। सुहाने मौसम का लोग आनंद भी उठा रहे हैं। लोग काफी खुश भी हैं क्योंकि गर्मी से उन्हें निजात मिली है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां आंधी, बारिश और ठंडा की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम की गुगली यह है कि इस समय गर्मी के बजाय रांची में लोग ठंडक महसूस कर रहे हैं। बता दें कि पारा जो है पिछले 2 दिनों में 4 डिग्री तक नीचे आया है और आज बारिश करे तो आज भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रांची में आज भी तेज हवा के साथ आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। हमारे साथ यहाँ पर ज्योति है, बेंगलुरु से आई है, रांची के मौसम को करीब से देख रही हैं। हल्की ठंड का एहसास भी उन्हें हो रहा है। बेंगलुरु में जो मौसम है, रांची का मौसम है, क्या कहेंगे ज्योति? बैंगलोर में जैसे अब हम लास्ट वीक थे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रहा था, लाइक 35 तक जा रहा था। तो रांची तो हम ऐसे एक स्टॉप के लिए आए हुए थे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड तो यही था कि 40 के पार जाएगा, बट देन यहाँ पे बारिश हुआ है कल अच्छे से और पूरा ऐसे एनवायरनमेंट बहुत सही लग रहा है, जैसे हिल स्टेशन जैसा माहौल होता है वो बना हुआ है अभी के लिए, तो बहुत सही लग रहा है। अच्छा, आपको जानकारी है कि रांची पहाड़ पर बसी है? हाँ। और रांची में भी जो है ठंड, जो है गर्मी के दिनों में भी लोग यहाँ ठंड का एहसास होता है। पहले इसकी तुलना लोग शिमला से करते थे। अच्छा, हाँ, इतना आइडिया तो नहीं था, इतना पता कि हिल स्टेशन है, बट हाँ माहौल तो ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ। बट बहुत सही लग रहा है कल से। जी, तो रांची में कितने दिन अभी रहना है, रांची को देखना है? हम तो कल 1 दिन के लिए आए थे बस, तो आज जा रहे हैं वापस, तो 1 दिन के लिए था, बट बहुत सही मौसम था। अभी वो दुर्वा डैम वगैरह देख के आ गए हैं। बहुत सही माहौल लगा हुआ है। 10 में कितने नंबर रांची के मौसम को? 8 दे देते हैं। 8, हाँ। तो 10 में ज्योति जो है कर्नाटक की रहने वाली है, रांची के मौसम को 10 में 8 नंबर दे रही है। लेकिन बता दें आपको कि रांची में जो है, जो आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो फ्लाइट है, मौसम का विमान सेवा पर जो है काफी ज्यादा असर पड़ा है और कल 3 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल थे। यहाँ तक कि कोलकाता रांची, कोलकाता की जो फ्लाइट थी इंडिगो की, 2 बार जो है वो डाइवर्ट हुई कोलकाता के लिए। पहली बार जब 3 बजे लैंडिंग का वक्त आया रांची में, तो उसमें रांची का मौसम खराब था, फ्लाइट वापस कोलकाता लौट गई। ठीक वही फ्लाइट शाम 5:30 बजे कोलकाता से खुलती है, 6:30 बजे करीब रांची के आसमान में पहुंचती है। रांची का मौसम तब भी खराब था, फ्लाइट एक बार फिर कोलकाता डाइवर्ट कर गई। तो कुल मिलाकर मौसम जो है फिलहाल रांची का, भले आपको धूप नजर आ रहा हो, लेकिन शाम होते ही दोपहर 3 बजे के बाद मौसम में अचानक परिवर्तन आता है और पूरे राज्य भर में आज भी वही मौसम असर डालने वाला है जो पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं। 17 जिलों में अलर्ट है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। कुल मिलाकर मौसम जो है रांची का सभी को चौंका रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, गिरिडीह से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई।
हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। लाल बाजार के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार सवार सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। देवघर से शादी समारोह से ये लोग लौट रहे थे और पुलिस ने शव भेजे हैं पोस्टमार्टम के लिए। जांच अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, कैसे ये हादसा हुआ, कब ये हादसा हुआ और फिलहाल क्या अपडेट है? दरअसल ये हादसा आज सुबह हुई है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सभी सदस्य देवघर से शादी समारोह में शामिल हो करके वापस घर आ रहे थे। इसी दौरान घर पहुंचने से लगभग 15 किलोमीटर पहले लाल बाजार के पास ये घटना घटी है, जो गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बस में जाकर टकरा गई, जिसके वजह से इसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जो बताया जा रहा है नानी और नाती और नाना और नतनी है, और वहीं 5 लोग जो घायल हुए हैं वे भी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हालांकि सूचना पाकर तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की स्थिति नाजुक देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है गिरिडीह। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। एजाज, क्योंकि बस से टक्कर हुई है तो क्या बस में भी कोई यात्री सवार थे, क्या उन्हें भी चोट आई है? जी, बस में भी यात्री सवार थे। चूंकि कार तेज में था, नियंत्रित थी, जिसके वजह से कार में सवार लोगों को ज्यादा चोटें आई है, मौत हुई है। बस का थोड़ा अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। आजाद, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए गढ़वा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कॉफी विद एसडीएम के तहत विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में 50 से अधिक दिहाड़ी कामगारों ने हिस्सा लिया है, जिसमें महिला कामगारों की संख्या अधिक रही है। कार्यक्रम के दौरान सभी श्रमिकों को श्रमिक कल्याण योजना की जानकारी दी गई। एसडीएम ने सभी श्रमिकों से यह अपील की है कि वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करने जाने से पहले अनिवार्य रूप से पोर्टल पर निबंधन कराएं और इस मौके पर 15 श्रमिकों को मौके पर ही लेबर कार्ड उपलब्ध कराया गया। वहीं श्रम विभाग के कर्मियों की मदद से 10 नए श्रमिकों का मौके पर ही निबंधन भी कराया गया। में 50 से अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूर भाई बहनों ने सहभागिता निभाई। दरअसल इस सप्ताह का यह कार्यक्रम मजदूर दिवस को समर्पित था। देखिए, धनबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब यहां आधुनिक तकनीक से दांतों का इलाज शुरू किया जा रहा है, जिससे कि आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अस्पताल में इसके लिए अत्याधुनिक मशीनें भी पहुंच चुकी है और जल्द ही इसका नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दांत की बीमारी बहुत ज्यादा है, तो कम्युनिटी में डेंटल ऐसा ही कोई आदमी होगा जिसको कि दांत की किसी से परेशान नहीं है, तो उन लोगों को तो सुविधा है ही। इधर कुछ पीएमसीएच भी देखता है, मंदिर भी दो भी जो है, और इसकी बहुत अच्छा बेटर फैसिलिटी दे रहा, वहाँ ज्यादा भीड़ बढ़ेगा, हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। चलिए, बात अब सियासी गलियारे की कर लेते हैं। तो देखिए, बंगाल में बम्पर मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 4 मई को बंगाल में ममता बनर्जी की माया दिखेगी या फिर मोदी शाह का मैजिक चलेगा, खुलासा तब होगा। लेकिन इससे पहले बंगाल चुनाव में हेमंत सोरेन की सक्रियता से झारखंड में भी सियासी टेंशन अब चरम पर है। जेएमएम ने हेमंत के साथ से ममता की राह आसान होने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने एग्जिट पोल को ही सिरे से खारिज कर दिया। इधर बीजेपी का यह दावा है कि 4 मई को बंगाल में नया सूर्योदय होगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान, वोटिंग के बाद काउंटिंग का इंतजार। 4 मई को किसकी बनेगी सरकार? क्या ममता को मिली हेमंत की मदद? बंगाल में इलेक्शन, झारखंड में टेंशन। 5 राज्यों में चुनाव के चरण समाप्त हो चुके हैं। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम
उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। किसे मिलेगी जीत और कौन जाएगा हार, इसका खुलासा तो 4 मई को ईवीएम से मतों की गिनती के बाद ही होगा। लेकिन असम और बंगाल चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के एक्टिव रोल से झारखंड में भी सियासी हलकों में बेचैनी दिख रही है। झारखंड के बाहर आदिवासियों के एकमात्र नेता होने का दावा करने वाले हेमंत सोरेन का जादू चला या नहीं, इसे जानने की बेकरारी सभी दलों में है। ममता बनर्जी को मिली हेमंत की मदद के बाद जेएमएम ने दावा किया कि बंगाल में टीएमसी सरकार फिर से आ रही है। जेएमएम ने बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी घेरा है। तो वहां जो 7-8% वोट का इजाफा हेमंत सोरेन के कारण, तो ये सब फैक्टर है जो निश्चित रूप से जीत की ओर ले जाता है टीएमसी को, और टीएमसी सरकार बना रही है। अगर कोई बहुत बड़ा किंतु परंतु उलटफेर अब चुनाव आयोग ही कुछ ऐसा कर दे जो अहंकार है इन लोगों को। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में दिख रहा है, लेकिन झारखंड कांग्रेस के नेताओं को इस एग्जिट पोल पर ही भरोसा नहीं दिख रहा। कांग्रेस का दावा है कि पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं और भ्रम पैदा करने वाले ऐसे पोल फिर गलत साबित होंगे। एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं और इस बार फिर एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहा है। जनता पूरी तरह बदलाव के लिए तैयार है और यह बदलाव होगा। एग्जिट पोल एक बार फिर से गलत साबित होगा। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी उत्साहित दिख रही है और इसे एग्जैक्ट पोल बता रही है। बीजेपी का दावा है कि 4 मई को बंगाल में नया सूर्योदय होगा और 15 साल के बाद बंगाल की जनता राहत की सांस ले सकेगी। एक हाथ में टीएमसी का झंडा, दूसरे हाथ में क्रूड बॉम्ब, और इससे ये पूरा दहशत का माहौल था, ये अब खत्म होने वाला है। बंगाल में नया सूर्योदय होने वाला है 4 तारीख को, 4 मई को, और भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां सत्ता पे आने वाली है और ये सच में वो बंगाल के पुराने ग्लोरियस डेज की वापसी होगी। एग्जिट पोल के आंकड़े सच साबित हो तो ऐसा कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये कुछ हद तक जनता का मूड जरूर बताते हैं। असम में अगर जेएमएम को सीट मिली और बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हुई तो जाहिर है जेएमएम का उत्साह 7वें आसमान पर रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी का कमल दोनों राज्यों में खिलता है तो कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाने वाले हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी का बड़ा नेता साबित करने की कोशिश को बड़ा झटका जरूर लग सकता है। अब नजरें टिकी हैं 4 मई पर। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त